नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप अपनी यूपीपीसीएस प्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। आज हम लगाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री का टेस्ट और आज का टॉपिक होगा हमारा संगम काल। अगर आपको टेस्ट थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। 1 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब देख लेते हैं इनमें से भाई आपको पता है जैसे कि शिलप्पाधिकारम पॉपुलर रचना है भाई, ये किसने लिखी थी? इलंगो ने। तो बी का 2 देख लो किसमें है, बी में और डी में। अब भाई देख लो आप, जीवक चिंतामणि भी पॉपुलर है, तो ये किसने लिखी थी? तिरुकत देवर ने, यानी कि 1। अब देख लेते हैं बी का 2 और 1 किसमें है, तो भाई दोनों में ही है ये। अब देख लेते हैं हम एहनानूर को। एहनानूर है हमारे रुद्र सरमन रचनाकार, तो क्या हो गया 214 किसमें है? ऑप्शन नंबर 2 और ए का 3। मरुपादय ये है नक्कीकर की। आगे बढ़ते हैं। 2 में लिखा है संगमकालीन अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन सही नहीं है वे बताने हैं। चोलों के राज्य में गोदावरी नदी के जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। भाई गोदावरी नहीं, कावेरी नदी। ध्यान से देखो ना, इंडिया के मैप में चोल शासन तो यहाँ पर था ना, तो कावेरी नदी यहीं पर है, गोदावरी तो ऊपर है यहाँ, तो कावेरी नदी। दूसरा दिया है संगमकालीन अर्थव्यवस्था सुचालित और आत्मनिर्भर थी, ये बात सही है। संगमकालीन राज्यों की मुख्य उपज मक्का नहीं थी, चावल थी, तो ये भी गलत। तो कितने कथन गलत हो गए? 2। तीसरा दिया है संगम काल के 3 राज्यों में चेर राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था, गलत। भाई चोला सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। और इसका प्रथम शासक कौन था? हमारा विजयालय। और सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। दूसरा देख लेते हैं, चोल राज्य कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता है, ये बात सही है हमारी। तो पहली गलत हो गई ना, कोरोमंडल कह लो या फिर आप इसको चोल मंडलम, ध्यान रखिए। तो कितने कथन सही है? केवल 2 सही है। आगे लेते हैं संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य है? दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें संगम साहित्य से प्राप्त होता है, सही। संगम आयोजन में तमिल कवि और विद्वान भी एकत्रित होते हैं, ये भी सही है। जिन संगम ग्रंथों की रचनाएं की गई है उन्हें संगम साहित्य कहते हैं, ये भी बात सही है। संगम साहित्य का संकलन 12 नहीं भाई 9 खंडों में हुआ था, 9 घंटों में, मतलब 9 खंडों में उपलब्ध है, तो ये गलत हो गया। तो भाई क्वेश्चन में होना चाहिए कौन सा असत्य है। आगे बढ़ते हैं, संगम और अध्यक्ष देख लेते हैं। तो भाई पहले संगम जो हमारा साहित्य के लिए इकट्ठे हुए थे उसके थे अगस्त्य ऋषि, दूसरे में भी अगस्त्य ऋषि थे, तीसरे में थे नक्कीकर, तो दूसरा इनकरेक्ट हो गया, 2 सही हो गए। चोल शासकों की राजकीय चिंता हमारा बाघ, और चेर का क्या था? हमारा धनुष। और पांड्य राजाओं का क्या था? मछली। आगे बढ़ते हैं, पांड्य राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांड्य जो कथन सही नहीं है वे बताने हैं। पांड्य राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम नक्कीकर ने किया। भाई नक्कीकर ने ये क्या किया था? ये किया था मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज ने बोला था कि भाई पांड्यों का राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर मोतियों की दिखता है, तो गलत हो गया। यह राज्य हीरे के लिए नहीं, मोतियों के लिए। पांड्य राज्य की राजधानी उरेयू नहीं है, मदुरई है, तो ये भी गलत हो गया। तो कितने सही नहीं है? तीनों ही सही नहीं है। संगमकालीन शासन प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल के शासक युद्ध प्रेमी थे, सही बात है भाई। शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत थी, ये भी बात सही है। इस काल के शासक ब्राह्मण मतानुयायी थे, ये भी बात सही है। देखो भाई जो हमारे राजेंद्र प्रथम थे ना, अब थोड़ा सा इनको क्रोनोलॉजी देख लो, आप मोटा मोटी देख लो। पहले विजयालय थे, फिर परांतक प्रथम आए, फिर राजा राज प्रथम, फिर राजेंद्र प्रथम। अब जो ये राजेंद्र प्रथम थे हमारे, इन्होंने किसकी उपाधि ली थी? गंगई कोंड चोलपुरम, इसकी उपाधि ली थी। क्यों ली थी? क्योंकि भाई जो इंडिया में यहाँ पर बंगाल वाला हिस्सा था, इसमें जो पाल शासक थे उनको इन्होंने हरा दिया था, पाल शासकों को, कि इन्होंने राजेंद्र प्रथम ने, इसलिए इनको उपाधि दी थी गंगे कोंड चोलपुरम की, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी बहती है बंगाल के आसपास, तो गंगा के एक क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो इसमें कितने कथन असत्य है? कोई भी नहीं। आगे देख लेते हैं 9 में, चोलो कथन जो सही है वे बताने हैं। चोलो एवं पांड्यों के शासनकाल में नागरिक और सैनिक पदों का बैलाल धनी किसानी होते थे।
सही बात। राज्य अपने निवास स्थान की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुरुषों को तैनात करते थे। सही बात है भाई। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की मूर्तियां बनाई जाती थी, तो ये भी बात सही है। 10वें में संगम काल के महाकाव्यों की भी रचना की गई। भाई तो भाई सही है ये बात। ये ग्रंथ संगम साहित्य के अंतर्गत नहीं आते, तो ये भी बात सही है। एक्चुअली ये जो रोजमर्रा के जीवन के जो विषय होते थे उनके ऊपर बनाए गए थे ये वाले महाकाव्य। जैसे आपका शिलप्पादिकारम हो गया, शिलप्पादिकारम, फिर है मणि मैखले हो गया आपका, जीवक चिंतामणि। 5 थे ना टोटल। जीवक चिंतामणि हो गया, और चौथा आपका था, एक था वलय पति कर, और एक था कुंडल कुंडल केशी। 5 हो गए आपके मेन। बट जो अब उपलब्ध है वे कौन कौन से हैं? शिलप्पादिकारम, मणि मैखले और जीवन वाला। ये 3 उपलब्ध है, ये 2 उपलब्ध नहीं है। तो क्या होगा इसका? तो भाई बातें तो दोनों ठीक है ना, पर कोई किसका कारण तो नहीं बता रहा ना, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 11वें में देख लेते हैं। पांड्य राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सत्य है? यह सुदूर दक्षिण पूर्व भाग में अवस्थित था। सही है ये बात। इसकी राजधानी महाबलीपुरम नहीं, मदुरई थी, तो ये गलत हो गया। इसे मोतियों का देश भी कहा जाता है। सही। यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक था, ये भी बात सही है भाई, मातों को महत्व मिलता था। और हमारे पांड्यों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा कौन था? ये था नेहुंजिलियन। बस ये नाम याद रखियो आप। पांड्य का सबसे शक्तिशाली राजा था नेहुंजिलियन, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, नकीर, जो अध्यक्ष भी रहते हमारे तृतीय संगम साहित्य के, ये इन्हीं के दरबार में थे। तो इसके क्या आगे होगा? 1, 3, 4 सही है। 12 में निम्नलिखित में से किस राजवंश में रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे? ये भेजा था हमारे राष्ट्रकूट राजाओं ने। अब देख लो थोड़ा सा इनकी डायनेस्टी कहाँ कहाँ थी। ये जो ये वाला एरिया है ना, मेन, तो यहाँ पर हमारे राष्ट्रकूट थे। तो भाई जो रोमन था वो तो हमारा इधर ही था, मध्य एशिया में, तो भाई इधर से अपना भेजते थे अपना राजदूत ये। अब देख लेते हैं राजस्व शब्दावली और संबंधित बताने हैं। माँ और दिल्ली ये थी भूमि की 2 प्रसिद्ध माप। इरिये थी हमारा भूमिकर। उल्हू और शुंगम ये है हमारा चुंगी कर और सीमा शुल्क। इरादू है जबरन वसूले जाने वाला कर। 4, 1, 2, 3, 4। आगे देख लेते हैं। 14 में संगमकालीन युग्मों का विचार कीजिए, कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब देख ले भाई, शब्दावली में क्या कहा जाता था? राजदूतों को क्या कहा जाता था? दूतार। गुप्तचर को बोला जाता था ओरार, और मंत्री को बोला जाता था अमाइचार। तो तीनों ही गलत है इसमें, ठीक है। आगे लिखते हैं। संगमकालीन प्रथम संगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ये लिखा है भाई, प्रथम संगम सदस्यों की कुल संख्या 549 थी। सही बात। प्रथम संगम पांड्य राजाओं के संरक्षण में 4400 वर्षों तक चला, ये भी बात सही है। आप देखो कितने बड़े स्तर पर इनकी रचना हुई होगी, 4400 वर्षों तक। और देख लो दक्षिण भारत में लगभग हिंदू राजाओं का ही हमेशा से राज रहा है। सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर मुगल्स आए और इन सबका ज्यादा ही रहा है भाई। प्रथम संगम का आयोजन नक्कीकर की अध्यक्षता में, भाई अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में हुआ था, तो ये पॉइंट गलत हो गया। चौथा दिया है। प्रथम संगम पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरई में आयोजित किया गया था, ये भी बात सही है। आगे लिखते हैं। शिलप्पादिकारम से संबंधित बताने हैं कथन। शिलप्पादिकारम साहित्य पर आधारित महाकाव्य है। कथन जो सही है वे बताने हैं। तो भाई आपको ऊपर भी बताया था ना, शिलप्पादिकारम ये महाकाव्य में इंक्लूड नहीं किए गए, बट अलग से जो रोजमर्रा की जीवन यापन था उससे रिलेटेड ये साहित्य था। और ये एक थी लव स्टोरी। किस किस की लव स्टोरी थी भाई इसमें थी कोवलन और कन्नगी की कहानी, इन दोनों की। शिलप्पादिकारम एक लव स्टोरी वाला साहित्य है, तो ये बात हमारी गलत हो गई। दूसरा दिया है। शिलप्पादिकारम महाकाव्य की रचना चेर शासक शेणगुट्टुवन, भाई इनके भाई थे। ऊपर मैचिंग किया था ना, इलंगो आदिगल, ध्यान रखिए इस बात को। तो ये भी गलत। तो इसमें कितने सही है? तो भाई इसमें न तो 1 और नहीं 2। 17 में दिया है। संगम ग्रंथों के संदर्भ में युग्मों पर विचार कीजिए, कितने युग्म सही नहीं है? अब देखो भाई, तोलकाप्पियम में दार्शनिक विचार और सूक्तियां है, नहीं भाई व्याकरण से रिलेटेड है।
दूसरा दिया है तिरुकुरल, ये है इसमें है हमारा दार्शनिक विचार। ध्यान रखेंगे तो दो गलत हो गए। शिलप्पादिकारम एक प्रसिद्ध महाकाव्य, सही बात है, क्योंकि भाई सही इसलिए है क्योंकि साहित्य पे आधारित नहीं है ना, क्योंकि संगम में साहित्यों के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था इसको। महाकाव्य था, हमारे 5 महाकाव्य थे, मैंने आपको ऊपर बताया था। तो ये वाला सही हो गया। तो कितने सही नहीं है, 1 और 2। संगम काल में वीरकल किसे कहा जाता था? भाई ये कहा जाता था स्मारकों को, जो वीर गति को प्राप्त हो जाते थे उनके लिए एक तरीके से उनकी मूर्तियां बनवाई जाती थी सैनिकों की, उन जहाँ भी वे रहते थे उसके आसपास। चोल राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही है? पहला पॉइंट देख लेते हैं, सत्य है बताना है। चोल राज्य पेन्नार वेलार नदियों के बीच पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर में स्थित था, सही बात। देखो भाई इधर पांड्य तो सबसे नीचे हो गए, तो यहाँ पर हमारे चोलास थे, तो पूर्वी दिशा हो गए इनसे और उत्तर में हो गए, इसलिए इसको क्या बोला? पूर्वोत्तर। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो पहला सही हो गया इसमें। उनकी राजधानी पुहार थी, ये भी सही है। चोल राजा एलारा ने पुहार की स्थापना की थी, भाई एलारा ने नहीं की थी, भाई ये बात है हमारी 2nd सेंचुरी के शुरुआत की। तो तब थे हमारे कारेकल कर राजा थे हमारे चोल डायनेस्टी में, उन्होंने की थी पुहार की स्थापना, जो कि इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। एलारा ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया, ये बात सही है। एलारा किसके बाद आए थे? कैराकल के, मतलब मध्य 2nd सेंचुरी के मध्य में। तो कितने सही है इसमें? 1 2 4। सूची को सूची 2 से मिलान करना है। अब देख लेते हैं भाई उरैयूर, यहाँ पे नीचे दिए है सूची 2nd, ये थी चोलों की राजधानी, यानी कि 4 आएगा। दूसरा दिया है पुहार, ये थी चोलों की तटीय राजधानी, यानी कि 3। वांजी और करैयूर, ये थी हमारी पांड्य शासकों की तटीय राजधानी। जैसे पुहार है ना चोलों की तटीय राजधानी, ऐसी पांड्यों की तटीय राजधानी थी वांजी या करैयूर। अब भाई इसमें क्वेश्चन में यहाँ राजधानी तो इसकी मदुरै है वैसे तो, पर जब पूछा है तो भाई यहाँ पे तटीय ही कर लो आप, तटीय राजधानी। तो इसका हो जाएगा, माफ कीजिएगा थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें, वांजी और करैयूर जो है ना वो है हमारी चेरों की राजधानी, यानी कि 2। और जो कोराकाई है ये है हमारी पांड्य शासकों की तटीय राजधानी, यहाँ पे तटीय कर लेना, तटीय राजधानी ये है कोराकाई। और वैसे पांड्य शासकों की नॉर्मल वाली राजधानी कौन सी है हमारी? मदुरई। और तटीय राजधानी कोराकाई। तो भाई इधर देख लो, पांड्यों में नॉर्मल राजधानी मदुरई और तटीय राजधानी कोराकाई। चोलाज में नॉर्मल राजधानी उरैयूर और तटीय राजधानी पुहार। और इसकी स्थापना किसने की थी? करिकेल ने। कब की थी? 2nd सेंचुरी की शुरुआत में स्थापना की थी। तो आगे बढ़ते हैं। 4 3 2 1 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। संगम ग्रंथ से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लिखा है कौन से कथन सही नहीं है? तमिल में प्रेम संबंधी मानवीय पहलुओं पर आधारित रचनाओं को आगम कहा जाता था। दूसरा दिया है सामाजिक जीवन, नैतिकता, वीरता और रीति रिवाजों संबंधी रचनाओं को पुरम कहा जाता था। तो भाई उल्टे लिखे हैं दोनों, तो दोनों ही इनकरेक्ट हो गए ना, सही नहीं है, दोनों ही सही नहीं है। संगम राज्य की धार्मिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा वैदिक यज्ञ करते थे? जी करते थे भाई, क्योंकि प्रॉपर ब्राह्मण थे वहां पे सब, शब्दा की प्रथा आरंभ हुई, सही बात। इन राज्यों में स्थानीय देवता मुरुगन थे, सही बात। तो तीनों सही है। तो इसमें संगम काल में मुख्य रूप से 3 धार्मिक मतों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो भाई इसमें बौद्ध मत भी है, जैन मत भी है और ब्राह्मण भी, वैष्णव मत नहीं है। 24 में देख लेते हैं, कथन और कारण बताने हैं। संगम काल में पश्चिम के देशों के साथ व्यापार होता था। तो भाई पहला पॉइंट दिया है संगम काल में पश्चिम देशों के साथ ही व्यापार होता था, तो भाई सही है। मालदीव होता था, आपका ये ले लो, अरब के साथ होता, रोम साम्राज्य के साथ होता था, इन सब के साथ होता था। इस काल में पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर बंदरगाहों की संख्या अधिक थी, तो ये भी सही है। कौन कौन से बंदरगाह होते थे? नोरा, मुंडी, सॉरी तोंडी है ये भैया, फिर एक आपका मुशीरी कर था, ये सब पश्चिमी तट पर थे संगम काल में। तो क्या होगा इसका भाई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तमिल राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांड्य राजा में अश्व पश्चिमोत्तर भारत में स्थल मार्ग द्वारा मंगाए जाते थे। तो भाई ये मंगाते थे हमारे
समुद्र मार्ग से ज्यादा, क्योंकि भाई इनकी नौसेना भी इनकी डेवलप थी उस टाइम पर, भले किसी को ना पता हो पर इनको उस चीज का ज्ञान था, नाव वगैरह का, सब चीजों का। एनआरडी की उपाधि सेनाध्यक्षों को दी जाती थी, सही भाई। परियार लोग चर्म का कार्य करने वाले खेत मजदूर थे। भाई वे चटाइयाँ बनाते थे और वे खेत में मतलब खेती भी करते थे, अपनी मजदूरी के टाइम पर वे इसका कार्य करते थे, चर्म का। तो कौन सा सही होगा इसमें? 2 और 3। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, उपाधि और संबंधित वर्ग बताने हैं। अब देख लेते हैं भाई इसमें कितने युग्म सही है। बल्लाल धनी किसान होता था, सही। अरसर किसको कहा जाता? अरसर कहा जाता हमारे शासक को। और पड़ेसियर खेत मजदूर या फिर किसान मान लो आप, ठीक है। तो ये दोनों गलती हो गई, तो कितने सही है? एक ही सही है ना। चेर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेर राज्य पांड्य राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित था, सही बात है भाई ये। अब देख लो ना, यहाँ पे चेर हो गए, पांड्य यहाँ पे हो गए, तो हो गया ना उत्तर पश्चिम, यहाँ इधर। चेर राजा सेंगटुमन के लाल या भला चेर भी कहा जाता था, सही बात। तो इसमें कितने कथन सही है? दोनों सही है। 28 में दिया है, सुदूर दक्षिण राज्यों के व्यापार के संदर्भ में विचार कथन बताने हैं। इनका व्यापार गोल मिर्च, खाद्यदात, मोतियों की मांग के कारण समृद्ध नहीं था। भाई ये सब चीजें थी उनके पास, तभी तो वो समृद्ध था। तो समृद्ध नहीं था तो कोई मतलब ही नहीं है। इनका व्यापार केवल पश्चिम में यूनान और अरब राज्यों के साथ था। भाई क्यों? मिस्र के साथ भी था इनका, इधर आपका दक्षिण पूर्व एशिया ले लो, यहाँ भी था इनका, चाइना के साथ भी था। तो भाई बिजनेस में तो नंबर 1 थे दक्षिण भारत के। तो इसका होगा सत्य न तो 1 और न ही 2। 29 में संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? संगम सम्मेलन का आयोजन पुहार राजाश्रय में होता है। तो भाई हमारा पुहार नहीं हुआ था। पुहार तो आपको चोल की राजधानी थी, चोलों की तटीय राजधानी थी पुहार। ये होता था हमारा, जो ज्यादातर साहित्य आयोजित किए थे ना, ये किए थे पांड्य राजाओं ने। और इनकी राजधानी कहाँ थी? मदुरै में, नॉर्मल वाली। और इनकी तटीय राजधानी कौन सी थी? कोराकाई करके थी ना, ऊपर पड़ी थी अभी। तो इसमें पहला गलत हो जाएगा। आख्यात्मक ग्रंथों को वीरगाथा काव्य कहते हैं, ये बात सही है। संगम साहित्य आख्यानात्मक और उपदेशात्मक में बटा हुआ है, सही भाई। एक में तो उनका पूरे तरीके से ब्यौरा दे दिया, एक में दे दिया उनके उपदेश। इनमें आख्यात्मक कीलक कणु नहीं, ये कहा गया है मेलक कणु, मेलक कणु। और उपदेशात्मक को कहा गया है कीलक कणु। अब ऐसे देख लो ना भाई, इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लो। कीलक कणु अगर है तो कोई आपको उपदेश दे रहा फ्री फंड में बैठा हुआ, तो आपको कील की तरह चुभेगा ना वो उपदेश, अगर वो सही नहीं है आपके लिए। तो उपदेशात्मक कीलक कणु हो गया, और आख्यात्मक हो गया आपका मेलक कणु। अगर किसी चीज की आख्या आपके सामने आ जाएगी, सब चीज आपको पता लग जाएंगी, तो आपका उसके साथ मेल हो जाएगा ना। तो तीसरा भी गलत हो गया। तो कितने सही है इसमें? ओनली 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से तोलकाप्पियम के संदर्भ में असत्य है? यह तिरुवल्लुर द्वारा लिखा गया था। तो भाई तिरुवल्लुर नहीं, तोलकाप्पियर, तोलकाप्पियम ही उनके नाम पर पड़ा था ना, तोलकाप्पियर के नाम पर। तो पहला गलत। तमिल साहित्य कृति सबसे आधुनिक नहीं है, पुराना है भाई ये। और इसमें राजनीति से रिलेटेड बातें की गई हैं। यह उस समय की राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और स्थितियों की जानकारी भी प्रदान करता है, सही बात। तो इसमें कितने असत्य हैं? केवल 2। संगमकालीन किस प्रमुख शासक के काल में पत्नी मूर्ति की पूजा की जाती थी? ये है भाई हमारे शेनगुट्टम, और ये थे हमारे चेर राजा, और इनको लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। देखो भाई, पत्नी की मूर्ति की पूजा ही करते थे, सही है। 32 में देख लेते हैं। अब देख लेते हैं नए नाम और संबंधित है किस चीज से, उस टाइम पर जो ये नाम थे। तो नाडु कहा जाता था हमारे प्रांत को, उर कहा जाता था। अब देखते रहना पॉइंट भी। अब 4 वैसे तो क्लिक हो गया, डी एस का आंसर। अब उर कहा जाता था नगर या बड़े ग्राम को, उर, उर माने बड़ा, उर पैरूर बड़ा, सिरुर छोटे ग्राम को, और मुंडूर पुराना ग्राम। नाडु उर सिरुर मुडुर, नाडु उर सिरुर मुडुर, ऐसे याद कर लो इसको। नाडु प्रांत, उर बड़े नगर, सिरुर छोटे नगर, और मुडुर पुराना ग्राम। नैंडू जेलियन से संबंधित कौन से कथन असत्य है, वे बताने हैं। उरेयूर नैंडुजेलियन के काल में सांस्कृतिक और व्यापारिक क्रियाकलापों का केंद्र था। भाई उरेयूर क्यों होगा?
बार बार एक कंफ्यूजन के लिए देता है ना एग्जामिनर। ये था हमारा मदुरई, क्योंकि राजधानी हमारी मदुरई थी पांड्यों की, और ये पांड्य राजा ही तो था, पांड्य राजा था ये, नेंडुजेलियन, और सबसे शक्तिशाली राजा। तो ये गलत हो गया, ये सत्य है। नेंडुजेलियन ने वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया, बहुत यज्ञ से कराए, शिलप्पाधिकारम की रचना इसी के काल में हुई, ये भी बात सही है। नेंडुजेलियन के पश्चात पांड्य राजा राज्य का इतिहास अंधकारपूर्ण हो गया। हाँ भाई, क्योंकि ये एक यही महान सा शासक था उनमें। तो भाई तृतीय संगम के संदर्भ में बताने हैं कौन से कथन सही है। तृतीय संगम, इसके अध्यक्ष कौन थे हमारे, नकीब। याद रखिएगा इस बात को। हुआ कहाँ था ये हमारा, मदुरई, पांड्यों की राजधानी में। तो वर्तमान में उपलब्ध तमिल ग्रंथ का संकलन तृतीय संगम से किया गया था, सही बात। तृतीय संगम में संकलित की गई रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं है भाई 49 रचनाएं हैं हमारे तृतीय संगम की, तो ये गलत हो गया। तो कितने कथन सही है, ओनली 1। वर्ण और वर्ग बताने हैं, पढ़ा था हमने। सबसे पहले देख लो भाई, 68 तो शासक को कहा जाता था ना, तो भाई इसको 4 से मिला दो। अब देख लो कौन कौन से हो सकते हैं, बी और सी में से एक होगा आंसर। बेनिगर होता था आपका व्यापारी, यानी कि 1। अब आपका देख लो शुड्डुम, शुड्डुम ये बोला जाता था ब्राह्मण को, और पुलैयन होते थे हमारे दस्तकार, यानी कि 2 3 4 1। पुलैयन, पुलैयन दस्तकार, शुड्डम ब्राह्मण, शुड्डम ब्राह्मण। अरसर शासक, वेनिगर आपको हो गया व्यापारी। तो 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। 36 में देख लेते हैं, संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता दी गई थी। तो भाई सही बात है ये। इस काल में अग्निदाह और समाधिकरण दोनों ही विधियां प्रचलित थी, सही। समाज में सती प्रथा का प्रचलन था, विधवाओं की भी दयनीय स्थिति। हाँ भाई, महिलाओं कितनी अच्छी थी, भले मात्र सत्तात्मक हो वहां पर ज्यादातर चीजें, बट महिला तो हर जगह पिसती है। तो इसमें तीनों सही हो गए। संगमकालीन, ये दिया है भाई ऊपर, मैच द फॉलोइंग में भी देखा था ना। संगमकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छोटे ग्राम को सिरेयुर या सिरूर कहलाता है, इससे ही बड़े ग्राम को उरुल, उर बड़ा सिर छोटा। तो इसमें दोनों सही है। संगम काल में व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था, तो बस बात तो सही है। अनाज विनिमय का सर्वाधिक स्वीकृत माध्यम होता था, तो ये भी बात सही है। इंडिविजुअली ठीक है बातें ये दोनों, तो ऑप्शन नंबर बी। संगम काल में पाणर और बिडेलियर क्या थे, तो भाई पाणर और बिडेलियर थे हमारे नर्तकियां, जो मतलब दरबारों में जैसे गायकी के लिए जाते थे, तो उनके साथ जो नृत्य किया जाती थी उनको बोलते थे पाणर और बिडेलियर, पाणर और बिडेलियर। आगे देख लेते हैं, सूची 1 और सूची 2 राज्य के चिन्ह बताने हैं, कितने युग्म सही है। चोल का क्या था भाई हमारा, बाघ। पांड्य का क्या था हमारा, मछली। और जी चेर का क्या था हमारा, धनुष। तो तीनों ही गलत हो गए ना। संगम काल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार करना है, कौन से सही है। पहाड़ी क्षेत्र के शिकारी पवन देव के रूप में मुरुगन की पूजा करते थे, तो सही है पहला ऑप्शन। दक्षिण भारत के प्रमुख देवता मुरुगन थे, ये भी बात सही है। मुरुगन का प्रतीक मृग या हिरण था, नहीं भाई इसका था कुक्कुट, या फिर आप मुर्गा बोलो, ये प्रतीक था। तो ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट हो जाएगा। कुछ सही बताने हैं, इसमें सही कौन कौन से हैं, 1 और 2। तो भाई 1 और 3 दे रखा, तो इसको 2 ही कर लो, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 42 में दिया है, संगम युग के दौरान बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी साथ साथ विकास हुआ, सही है। ब्राह्मणवादी वैदिक धर्म के अंतर्गत ही इनका प्रसार हुआ, ये भी बात सही है। दोनों सही है, कारण भी सही है भाई इनका, तो ऑप्शन नंबर सी सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम समाज में राजा के बाद ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था, सही बात है भाई ये। संगम काल में व्यापारी वर्ग का सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यापारी को क्या बोला जाता था वहां, वैनिगर, बट इनका सर्वोच्च स्थान नहीं था। जो कृषि का काम करते थे, वेल्लाल, वेल्लाली, वेल्लारी, इनको फर्स्ट इनकी प्रतिष्ठा मतलब अच्छी खासी थी कृषकों की। भाई वही सही सही वैल्यू समझते थे उस टाइम पर कि भाई कृषक ही, आज भी कृषकों को ही सबसे बेस्ट समझना चाहिए, बट मुद्दा अलग है भाई। चलो देखते हैं 43 का क्या होगा आंसर, कितने सही नहीं है, तो केवल 2। सूची को सूची 2 से मिलान करना है, संगम कालीन और तो भाई देख लेते हैं। पोडियाल बोला जाता था सार्वजनिक स्थल, अब पोडियम से इसको रिलेट कर लो ना, पोडियम से, सार्वजनिक जगह पे खड़े होकर ही तो बोलते हैं पोडियम के ऊपर भी, तो सार्वजनिक स्थल। साले था आपका प्रमुख सड़क, सालई
प्रमुख सड़क। तेरू हो गया आपका जो गलियां होती थी सड़क, नगर की प्रमुख जो गलियां होती थी, उस वाले सॉन्ग से रिलेट कर लो, तेरी गली वाला, तेरी गली में आता सनम वाला, तेरू गली। अवे का मतलब था छोटे ग्राम, छोटे गांव कह लो या फिर ग्राम। अवय छोटे, देखो अक्षर भी छोटा है अवय और छोटे ग्राम। तो क्या हो गया इसका 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। संगम काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताने हैं कितने कथन सही है। पहला पढ़ लेते हैं। तोलकाप्पियम में विवाह के 5 प्रकार बताए गए हैं। भाई पहली बात तो तोलकाप्पियम में बताया था उन्होंने कि जो आर्यों ने, जैसे हम मतलब आर्यंस आए थे इंडिया में, उन्होंने एक तरीके से सुचारू रूप से विवाह करने की एक रीति शुरू की थी, और इन्होंने उसमें बताया था कि 8 प्रकार के विवाह बताए थे तोलकाप्पियम में। तो ये गलत हो गया। समाज में विधवा की स्थिति ठीक नहीं थी, सही। संगमकालीन युगीन समाज में महिलाएं शासिका होती थी। एक्चुअली जो मेगास्थनीज था ना, उसने अपने वृत्तांतों में बताया है कि जो संगम काल में जो महिलाएं थी वे शासन करती थी, तो उसी के बिहाफ पे बोला जाता है कि थी वही शासिकाएं। बट विधवाओं की अच्छी स्थिति न होना और महिला का शासन करना तो थोड़ा सा विरोधाभास सही है। समाज में सती प्रथा, विधवा विवाह और पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं था। भाई था, कुछ कुछ चीजें ठीक भी थी। तो कितने सही हुए, 2 और 3। संगम काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। असत्य कथन बताना है। अगस्त्य और कौंडिन्य गोत्रीय ब्राह्मणों ने दक्षिण में वैदिक धर्म को लोकप्रिय बनाया, सही। दक्षिण भारत में आर्यीकरण का श्रेय तिरुवल्लुवर, नहीं भाई अगस्त्य ऋषि को जाता है, अगस्त्य ऋषि को दिया जाता है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। संगम साहित्य में हमें उत्तर दक्षिण भारत के सांस्कृतिक संस्कृतियों के सफल समन्वय का प्राप्त होता है, सही। अगस्त्य ऋषि के सम्मान में शिव की मूर्ति स्थापित की जाती है, सही। निम्नलिखित देवताओं में से किसकी पूजा संगम काल में नहीं की जाती थी। तो ये है हमारे श्री राम। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। संगम साहित्य में सर्वाधिक जानकारी चेर राज्य की मिलती है। तो भाई बात सही है ये। प्रथम चेर शासक उदयन जेरल, ये भी बात ठीक है। संगम साहित्य में केवल चेर शासकों की क्रमबद्ध वंशावली मिलती है, सही भाई। चेर शासन हमारा ऐसे मान लो ना केरल साइड वाला हो गया, यहाँ पर केरल वाला। अब ये उदयन जेरल के बारे में नहीं बोला जाता है कि महाभारत में जितने भी सैनिक थे उनको भोजन उदयन जेरल ने करवाया था, ठीक है। तो इसका होगा कौन सा सही है, तीनों सही है। संगम काल के व्यापार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापारिक कारवां का नेतृत्व करने वाले सारथुआ को माना मिनक मानामिकन कहा जाता था। तो भाई गलत है यो, इसे मासातुवान कहा जाता था, तो गलत हो गया। समुद्री सारथुआ को इसको कहा जाता था मानमिकान, तो भाई उल्टा लिखा हुआ है दोनों में। तो कितने कथन सही नहीं है, दोनों ही सही नहीं है। सूची 1 शब्दावली और सूची 2 संबंधित है हमारे। वरियम देख लो भाई सबसे पहले। अब भाई इनमें से हमें मिलाने हैं युग्म। अब देख लेते हैं इरई। इरई का मतलब होता है लूट में प्राप्त धन। इरई मतलब लूट में प्राप्त धन, ये तो सही हो गया। इराबू वैसई बलपूर्वक प्राप्त उपहार, ये भी सही है। वरियम राजा को दिया जाने वाला भाग, नहीं भाई ये वरियम होता था हमारा एक ऐसी संस्था जो भूमि कर लगाए। ध्यान रखिएगा इस बात को, एक ऐसी संस्था जो भूमि कर लगाए। और एक होता था हमारा वरियार, ये था हमारा कर वसूलने वाला अधिकारी। अब भाई दोनों को याद कैसे रखोगे, वरियम और वरियार को। अब देखो लास्ट में एम मान लो, एम आ रहा है, और वरियर में लास्ट में क्या आ रहा है, आर। तो एम के बाद ही आता है ना आर। तो पहले आप भूमि पे कर लगाओगे तभी तो वसूलने के लिए अधिकारी नियुक्त करोगे। तो भाई ये हो गया गलत। ये दिया है कदमई। कदमई होता था राजा को दिए जाने वाला भाग। ध्यान रखिए कर वसूलने वाला अधिकारी आपका वरियार होगा, यार वरियार। और वरियम था आपकी एक ऐसी संस्था जो भूमि कर लगाए। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल। तो इसमें कितने युग्म सही हो गए हमारे, 2। इसमें दिया है संगम युग में अधिकतर धातुओं के बर्तनों का प्रयोग किया गया था, नहीं भाई ये थे हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन, तो गलत हो गया।
काले या लाल मृत भांडों का प्रचलन सर्वप्रथम वैलिड लोगों ने किया था, तो ये बात सही है। तो कौन से सही होगी? ओनली सेकंड। संगम काल में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उद्योग था, ये था भाई आपका उरेयूर, और ये कहाँ था चोला डायनेस्टी के अंदर। और यहाँ पर एक जैसे केंचुआ होता है ना, इतना पतला सूती कपड़ा होता था, ध्यान रखिएगा इस बात को। और यहाँ पर तो भाई सूती कपड़ा है, तो सूती कपड़े का सबसे बड़ा केंद्र होगा हमारा उरेयूर चोल डायनेस्टी में। और इसमें एक पुम पुहार, तो भाई जब इतना आप उत्पादन करोगे तो उसको भेजोगे भी तो बाहर, तो पुम पुहार नाम का क्या था? बंदरगाह। भाई बंदरगाह के नाम वगैरह आ जाते हैं, पूछ लेते हैं भाई एग्जाम में। पुम पुहार बंदरगाह। अब ये आपका जैसे इंडिया का मैप हो गया ना, तो यहाँ पे चोला डायनेस्टी, तो यहाँ पे मान लो ये बंदरगाह है, और यहाँ से वे सारी जगह भेजते थे अपनी चीजों को, सूती वस्त्रों को बना बना कर। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही हैं? बंदरगाह, अरिकामेडु। अब देखो भाई, अरिकामेडु को बोला गया था व्यापार का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल। ये आज का जो आपका पांडिचेरी वाला क्षेत्र है ना, उसके आसपास का बंदरगाह है। घोल बंदरगाह चोलों का मुख्य बंदरगाह, और ये घोल बंदरगाह वही है पुहार वाला, जिसको शिलप्पाधिकारम में पुहार कहा गया है। चोल डायनेस्टी का तटीय राजधानी पुहार, इसी को यहाँ पर घोल बंदरगाह कहा जाता है, चोलों का प्रमुख बंदरगाह। कोकई हो गया हमारा पांड्य डायनेस्टी का, बताया था ना आपको, तटीय राजधानी मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। तो इसमें कितने सही हो गए? तीनों ही सही है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कारण बताने हैं। संगम युगीन समाज वर्ग विभाजित था, वर्ण विभाजित नहीं था। तो भाई ये बात सही है, उस टाइम तक तो वर्ग का ही चल रहा था। संगम कवियों को वर्ण व्यवस्था की जानकारी थी, तो ये वाला गलत होगी, तो ए सत्य आर असत्य। संगम काल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। हिंद महासागर और अरब महासागर में व्यापार सर्वाधिक योगदान चोलों का था। तो भाई ये बात सही होगी हमारी। क्वेश्चन में क्या पूछा है? जो कथन सही नहीं है। मध्य एशिया से दक्षिण भारत में अश्व मंगाए जाते थे, नहीं भाई, ये मंगाए जाते थे हमारे उत्तर भारत से। तो कितने कथन सही नहीं है इसमें? ओनली सेकंड वाला। सूची 1 और सूची 2 ऊंट के सही उत्तर बताने हैं, मिलान करना है। एलादी किसे कहा जाता है? तो भाई एलादी था हमारा औषधियों से रिलेटेड, औषधियों और चारों वेदों का वर्णन, यानी कि 4। पांडिक कौवे पांड्य शासकों के युद्ध का विवरण, यानी कि 2, 4 यानी कि आचार कौवे था हमारा शिव की महिमा का वर्णन। और आचार कौवे का हमारा जो रचनाकार थे वे कौन थे? मुल्लियार। मुल्लियार ये शिव के उपासक थे, मुल्लियार। आचार कौवे ग्रंथ पारिपादल संगीत संबंधी ग्रंथ था हमारा। तो क्या हो गया? 4213 ऑप्शन नंबर डी। तमिल काव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मणिमेखले के लेखक सतनार बुद्ध। तो भाई सही बात है ये तो। मणिमेखले में केवल बौद्ध धर्म का ही गुणगान किया, तो ये भी बात सही है। जीवत चिंतामणि का लेखक मुल्लियार नहीं था, ये था हमारा तिरुपतेवर। तिरुपतेवर ऊपर सबसे शुरू के जो मैचिंग द कॉलम करा था उसमें करा था ना, जीवक चिंतामणि तिरुपतेवर। ते वाला हो गया हमारा इनकरेक्ट। और मणिमेखले के आते हैं हमारे संगम साहित्य के महाकाव्य, जो जीवन यापन पर रिलेटेड थे सारे। 5 थे ना हमारे, तो इसमें कितने सही नहीं है? तो केवल एक सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम युगीन समाज में वर्ण व्यवस्था का अभाव था। तो भाई सही, ब्राह्मण तमिल देश में सबसे पहले संगम युग में ही आए, ये बात सही है। समाज में दास प्रथा का प्रचलन अत्यधिक था, कम था भाई, अत्यधिक नहीं था, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह भी होते थे, बट महिलाओं की स्थिति फिर भी दयनीय थी। अब देख लेते हैं कौन से सही हैं। तो 1 और 2। निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सी युग्म सही सुमेलित है? प्रथम संगम का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं, सही बात। सिर्फ आपको ऊपर बताया था ना हमने, तीसरा जो संगम साहित्य उसके 49 रचनाएं उपलब्ध हैं। और तीसरे के अध्यक्ष कौन थे? हमारे नक्कीकर। पहले और दूसरे के थे अगस्त्य, फर्स्ट और सेकंड के। दूसरे संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम है, जो कि तोलकाप्पियर ने लिखा था, जो किससे रिलेटेड है? हमारे व्याकरण से, व्याकरण अलंकार से रिलेटेड है। तीसरे संगम की संकलित कविताएं आज भी उपलब्ध हैं, ये बात सही है। 49 रचनाएं हैं।
तो इसमें तीनों सही हो गए। संगम काल के किस महाकाव्य में कांची में पड़े अकाल का वर्णन है? यह है हमारी भाई मणिमैथिली, 5 महाकाव्यों में से एक मणिमैथिली। सूची 1 सूची 2 सम्मिलित करना है। उप्पू वनिकम, तो भाई उप्पू हमारा रिलेटेड है नमक से। पौन स्वर्ण, पौन ग्राम, भाई अब सोना लेने की तो भाई किसी की इतनी है नहीं अब, जब क्योंकि इतना ही महंगा होता जा रहा, तो कोई पौन ले लो या फिर आधा ले लो, एक तक तो कोई जानेगा ही नहीं। तो पौन स्वर्ण व्यापारी। कोलुवनिनम 16, मतलब सॉरी लोहा, लोहा हो गया ना कोलू। आपने सुना होगा कोल्लू का बैल, इस टाइप के कोई वर्ड, तो भाई उससे देख लो कि पावर यानी कि लोहा, आयरन। कोल्लू लोहा। अरुवई, अरुवई वनिकम ये है वस्त्र। रुई, रुई की आ रही ना इसमें सेंस, अरुवई। तो भाई चारों मैचिंग है, 1 2 3 4। तो भाई संगमकालीन भारत में सर्वाधिक आयात माने खरीदारी कहाँ से होती थी हमारे देश संगम वालों राज्यों की? ये थे हमारी सोना चांदी खरीदते थे भाई ये, क्योंकि इंडिया में तो शुरू से भाई सोना चांदी की कमी सी है, पता ही है आपको। और जो भेजते थे वे भेजते थे काली मिर्च भेज दिया, चीनी हो गई, इलायची हो गई, काली मिर्च हो गई, मसाले, हाथी दांत, ये सब निर्यात किए जाते थे। और ज्यादातर व्यापार किससे किया जाता था? रोम साम्राज्य से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगमकालीन युद्ध पद्धति का वर्णन करने वाले एकमात्र साहित्य कल्लीन वैली, तो भाई सही बात है ये। दूसरा दिया है युद्ध भूमि में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को एनाड़ी, नहीं भाई एनाड़ी कहा जाता था जो सेनापति होता था, सेनापति उसको बोला जाता था एनाड़ी। शौर्य प्रदर्शन करने वालों को क्या बोला जाता था? मारिया। ओके, तो दूसरा इनकरेक्ट होगा। कितने कथन असत्य हैं? केवल 2। शेनकुट्टम चेर शासक आगे भाई, अब देख लेते हैं भाई चेर शासक के बारे में। पॉपुलर राजा रहे हैं ये शेनकुट्टवम। श्रीलंका के शासक गजवहा का समकालीन था, उस टाइम पर श्रीलंका में गजवहा शासन चल रहा था। दूसरा दिया है पत्तिनी कगदिनी पूजा, इसी ने शुरू की, यानी कि पत्नी की मूर्ति की पूजा करते थे। शेनकुट्टवम वन को घोड़ों का स्वामी कहा जाता था, घोड़ों का नहीं हाथियों का। अब देख लो ना भाई, हाथी भी तो ज्यादा उसी एरिया में ज्यादा है ना, केरल वाले में, इधर आपके हाथी के दांत भी निर्यात करते थे हम। तो ऐसा देख लो कि घोड़े तो इन्हें ऑलरेडी मंगाने पड़ते थे दक्षिण भारत के राजाओं को। तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया। तो कितने कथन सही नहीं है? केवल 3। अब देख लेते हैं अशोक के दूसरे शिलालेख में खारवेल, खारवेल के हाथी गुम्फा विलेख में तमिल देश के राज्यों का उल्लेख किया गया है, सही बात। पांड्य देश का उल्लेख मैगस्थनीज की इंडिका में मिलता है, सही बात होगी भाई। ये भी तो दोनों इंडिविजुअली ठीक है बातें, बट कथन कारण नहीं बता रही। तो हमारे कौन कौन से राज्य रह गए भाई? चोल रह गया एक हमारा, अर्चेर भाई, इनका जिक्र नहीं हुआ भाई। इन तीनों का उल्लेख किया गया था हमारी वर्तिक, वर्तिक रचना किसकी है? कात्यायन की। इसमें इन तीनों का उल्लेख किया गया है। पांड्यों का भाई देखो मैगस्थनीज ने भी कर दिया और वर्तिक ने भी कर दिया। और अशोक के खारवेल के हाथी गुम्फा विलेख में तमिल राजाओं का वर्णन किया गया, राज्यों का वर्णन किया गया। संगम काल में पंचावरम क्या था? ये थे भाई हमारे पंचावरम, 5 सैनिकों की टुकड़ी। एक तो याद करो अच्चावरम बताया था आपको सेनापति, माफ कीजिएगा अमेचर, अमेचर था आपका मंत्री था एक अरोर करके था आपका गुप्तचर होता था वो, एक दूत होता था, एक सेनापति, और एक क्या होता था आपका? पुरोहित, पुरोहित। तो ये किसकी श्रेणी में आते थे? पंचावरम की। 1 2 3। एक तरीके से संचालन, एक तरीके से आज के आप मंत्री परिषद समझ लो, मंत्री परिषद के अंदर मंत्रिमंडल हमारा वही 10-11 जनों का, तो उस टाइम में 5 हुआ करते थे। 67 में देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम समाज में पाणर वैल्य नर्तक और नर्तकियों का दल था, सही। वीर लियार चारण काव्य को वाचने वाले, नृत्य करने वाले पुरुष थे। तो भाई ये असत्य हो गया भाई, पुरुषों का वही, पुरुषों से कौन नचाएगा भाई। तो इसका होगा कौन से असत्य है? केवल 2। कलर्ब विद्रोह किसके शासनकाल से संबंधित है? तो भाई ये हमारे तीनों के शासनकाल से रिलेटेड है। अब देखो ये तीनों हमारे ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड थे, और जो कलर्ब थे ये हमारे बौद्ध अनुयायी थे।
ओके। तो भाई जो बौद्ध अनुयायी है तो वो तो ऑटोमेटिकली इनका विरोध करेंगे, ब्राह्मण वालों का। उस टाइम पर होता था, तो इसमें तीनों हो गए। संगम काल से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। कावेरी नदी को उत्तर और दक्षिण की विभाजक रेखा माना गया। तो भाई कावेरी नदी की होती, हमारी नर्मदा नदी भी तो है ना। अब देख लो, हमारी नर्मदा नदी यहाँ पर है, तो ये हमारा नॉर्थ इंडिया हो गया और ये हमारा दक्षिण भारत हो गया। आज भी नर्मदा नदी हमारा विभाजक का कार्य करती है। तो सिंचाई के साधन के रूप में इस नदी का सर्वाधिक महत्व था। किस नदी का? मतलब कावेरी नदी का। ये बात तो सही है भाई। कावेरी नदी संगम काल में मेन नदी भी कावेरी नदी चोलास के, तो दूसरी होगी सही बात। तो कितने कथन सही है? केवल ए वाला। 70 में दिया है चोल राज्य पेन्नार वेलार नदियों के दक्षिण में स्थित था। अब देखो भाई एग्जामिनर ने इसमें टेस्ट वाले ने कैसे घुमा दिया। चोल राज्य पेन्नार और वेलार नदियों के दक्षिण में स्थित था। भाई दक्षिण में कैसे हो जाएगा वो? आप मान लो कावेरी नदी है, उसके आसपास ही हमारी पेन्नार होगी, वेलार होगी, तो यहाँ पे चोल डायनेस्टी है। तो चोल डायनेस्टी तो हमारे बिल्कुल बीचों बीच है इन दोनों नदियों के। दक्षिण में तो होने का मतलब ही नहीं भाई, तुम और कितना दक्षिण में पहुंचाओगे। ऑलरेडी यहाँ पे पांड्या है, फिर उसके बाद जस्ट चोल है, तो फिर पांड्या को तो कह भी सको तुम दक्षिण में, बट चोलास को तो बीच में कहोगे, तो ये गलत हो गया। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उरेयूर एवं कावेरीपट्टनम थी। अब भाई ये तो पता राजधानी, एक तो ये सूती वस्त्र की राजधानी थी, सूती वस्त्र उरेयूर में, और कावेरीपट्टनम आप पुहार याद करो, शिल्पाधिकारम में पुहार कहा गया है चोलों की राजधानी को, जो कि आज की हमारी कावेरीपट्टनम। तो ये उनकी प्रारंभिक राजधानी नहीं थी, इनकी प्रारंभिक राजधानी थी मनलूर। सबसे पहले जो शासकों ने राजधानी रखी होगी वो थी मनलूर, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। भाई तीसरे में दिया है उत्तरी मनलूर चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र था। अब देखो भाई राजनीतिक सत्ता, जब उन्होंने अपनी राजधानी चेंज कर दी उरेयूर और कावेरीपट्टनम, तो अपनी कुछ सोच समझ के तो कही होगी कि वहां पे कुछ बेनिफिट होगा। तो जो पूरी राजनीतिक सत्ता थी, मेन पॉइंट उनका वो कावेरीपट्टनम में था। राजधानी चेंज करी इसलिए थी ताकि अपनी राजनीति में, अपनी बिजनेस में, सब में सुधार किया जा सके। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो कितने सही नहीं है? तीनों ही सही नहीं है। संगमकालीन किस शासक की उपाधि समुद्र को पीछे हटाने वाला थी? भाई ये थे हमारे चेर के महान शासक, यानी कि केरल के बिल्कुल समुद्र तट पर श्रेणुगुप्तम। संगमकालीन भारत रोम से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? अब देखते हैं पहला, रोम भारतीय मालों की खरीद मुद्रा के माध्यम से करता था। सही बात। भारत एवं रोम का व्यापार बिचौलियों के माध्यम से होता था। ये भी बात सही है। रोमन शासकों में अगस्टस, टाइबेरियस और नीरो के स्वर्ण के सिक्के भारत से मिले हैं। भाई जब सिक्का देके वो चीजें खरीद रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है भाई इंडिया में होंगे। रोमन शासकों में सबसे ज्यादा सिक्के टाइबेरियस के मिले हैं। भाई गलत है ये, सिक्के तो सभी थे उनके। और रोमन शासकों में क्यों मिलते हैं? वो तो भारत के अंदर मिले हैं ना, जहाँ पे उन्होंने व्यापार किया था। 73 में है शिल्पाधिकारम में कावेरी पट्टन ग्रंथों के एक भव्य मंदिर का विवरण मिलता है। पहला पॉइंट दिया है शिल्पाधिकारम में कावेरी पट्टनम में जैन निर्ग्रंथों। भाई निर्ग्रंथों का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन रहित। बंधन रहित के एक भव्य मंदिर का विवरण मिलता है। भाई ये बात सही है। शिल्पाधिकारम को जैन, और इसके रचयिता को थे इंगलो पादिकल। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे ये किस राजा के भाई थे। दूसरा देख लेते हैं, इंगलो आदिगल तथा तिरुत्त के देवर बौद्ध लेखक थे। भाई बौद्ध नहीं, जैन, तभी तो शिल्पाधिकारम लिखी इन्होंने। जैनियों के लिए भव्य मंदिर का विवरण भी मिल रहा है उसमें, तो ये इनकरेक्ट हो गया। पुहार कावेरीपट्टनम में इंद्र की पूजा के लिए प्रतिवर्ष मेला लगता था। बिल्कुल सही भाई, चोला डायनेस्टी से रिलेट है भाई ये पुहार वाली जगह। तो कितने इनकरेक्ट हो गए इसमें? केवल एक। 74, संगमकालीन भारत में सबसे सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु कौन थी? यह है भाई हमारी काली मिर्च, गोल मिर्च। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। येलम्मा, कन्नगी, कोरम्बल और मरियम्मा। अब भाई देख लो, येलम्मा है हमारी सीमा की देवी। येलम्मा सीमा की देवी।
कन्नगी है हमारी सतित्व, सतित्व की देवी। कोरनवल है हमारी, माफ कीजिएगा एक हो गया ना सतित्व में, कोरनवल है हमारी विजय की देवी। और मरियम्मा ये है हमारी चेचक से संबंधित देवी। मरियम्मा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मरियम्मा चेचक, कोरनवल विजय, कन्नगी सतित्व और ये लम्मा सीमा देवी। तो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए फ्रेंड्स, आज का टेस्ट हमारे यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको टेस्ट थोड़े भी हेल्पफुल लगे और बताने का तरीका आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।